नमस्कार, मीडिया प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने स्वदेश निर्मित 3 अग्रणी युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बाघशीर राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, विस्तारवाद नहीं विकासवाद भारत की नीति, स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का किया समर्थन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई नामांकन आज। परवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय और रमेश बिधूड़ी ने भरा पर्चा। कांग्रेस ने दागा सवाल, पूछा कौन है आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री पद का चेहरा। पुणे में आयोजित किया गया 77वां भारतीय सेना दिवस। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड का किया निरीक्षण। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में घने कोहरे की मार। सड़क, रेल, हवाई सभी यातायात प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। और महाकुंभ में तीसरे दिन भी उत्साह में श्रद्धालु। स्वच्छता बनाए रखने के लिए यूपी सरकार की बड़ी प्लानिंग। 15,000 सफाई कर्मी और 2500 गंगा सेवा दूत 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अग्रणी युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किया है। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर हुए समारोह में पीएम ने आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बाघशीर का जलावतरण किया। आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है और यह पहला एआई सक्षम भारतीय नौसैनिक जहाज भी है। वहीं आईएनएस नीलगिरी की बात की जाए तो यह समुद्र में लंबे वक्त तक रहने और स्टेल्थ युक्त उन्नत सुविधाओं से लैस है, जबकि आईएनएस बाघशीर पनडुब्बी निर्माण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता की एक मिसाल है। इसमें पानी के अंदर या सतह पर एक ही समय में दुश्मन पर घातक हमला करने की क्षमता है। और जलावतरण समारोह को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि यह पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। पीएम ने इस पर गर्व जताया कि ये भारत में ही बने हैं। पीएम ने कहा कि आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और सबका साथ सबका विकास की भारत की नीति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पूरे क्षेत्र की रक्षा और सुरक्षा को अपना दायित्व समझते हैं। पीएम ने वैश्विक सुरक्षा और वित्तीय व्यवस्था के लिए भारत जैसे मैरीटाइम देश की एक बड़ी भूमिका बताई। सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि ट्रेडिशनल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, टेरिटोरियल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जाए और ट्रेड की सप्लाई लाइन और सी रूट्स सुरक्षित हो। हमें आतंकवाद, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में इस पूरे क्षेत्र को बचाकर रखना है।
और क्या कुछ अहम बातें प्रधानमंत्री के संबोधन की रही, कुछ बड़ी बातें आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागशीर का जलावतरण समुद्री विरासत के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे समुद्री विरासत के साथ साथ जो भारतीय नौसेना की ताकत है वो भी बढ़ती है। भारत दुनिया का एक बड़ा नौसेना केंद्र बन रहा है, दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नौसेना केंद्र बन रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नेवी का जो इतिहास है हम जानते हैं कि काफी गौरवशाली रहा है, और उसी इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को एक बार फिर से हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही है। नभ, जल, थल, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को लेकर पूरी दुनिया में जो एक ट्रस्ट है, जो एक भरोसा है, वो काफी बढ़ा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारी बातें प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री ने ये देखी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कि विस्तारवाद नहीं, विकासवाद है भारत का एजेंडा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जिस तरह से विकास को लेकर प्रधानमंत्री का एक संकल्प रहा है। नौसेना को मजबूत करने के लिए ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने यह कहा। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, और समुद्री विरासत के लिए भी आज का दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि समुद्री विरासत के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, और भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की ओर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ अहम बातें। तो आज जलावतरण हुआ है, तो नौसेना की बढ़ती ताकत में प्रधानमंत्री ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ अहम बातें इस दौरान कही हैं। हम आपके सामने अब कुछ और भी वीडियो वॉल के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है ये जो, जिस तरह से ये आज जलावतरण हुआ है, इसमें क्या कुछ अहम बातें हैं, एक एक करके आपको हम बताते हैं। ये देखिए, आईएनएस नीलगिरी स्टेल्थ फ्रिगेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये स्टेल्थ फ्रिगेट, आईएनएस नीलगिरी। और ये P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट परियोजना का पहला जहाज है जिसका कि जलावतरण आज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान मौजूद थे। आईएनएस नीलगिरी स्टेल्थ फ्रिगेट का ये बहुत ही महत्वपूर्ण जंगी जहाज इसको कह सकते हैं। इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने, ज़्यादातर जो इस तरह के वॉरशिप्स होते हैं इसको डिज़ाइन करने का काम जो है वो वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ही करता है, तो इसको भी इसी ने तैयार किया है। इसमें देखिए एडवांस सर्वाइबिलिटी और सी कीपिंग शामिल है। बहुत सारी अहम इसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं तो स्वदेशी फ्रिगेट की अगली जनरेशन का ये एक प्रतीक कह सकते हैं कि स्वदेशी फ्रिगेट के तौर पर इसको आप कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन का ये जंगी जहाज है, इसको आज जलावतरण किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें तो स्टेल्थ तकनीक और लंबे वक्त तक समुद्र में रहने की क्षमता है। दुश्मनों से कैसे बच के रहा जाए और एक लंबे वक्त तक आप कैसे उसमें रह सकते हैं समुद्र में, इसको लेकर इसमें एक क्वालिटी है इस जंगी जहाज में। उसके बाद देखिए चेतक की बात हो या फिर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की बात हो, MS-60R हेलीकॉप्टर की बात हो, ये तमाम चीज़ें यहाँ से ऑपरेट हो सकती हैं। इसको लेकर भी इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि चाहे वो चेतक हो, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो या फिर इस तरह की चीज़ें, यहाँ पे बहुत अच्छे से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। फिर इसमें एडवांस सेंसर और वेपन सिस्टम भी लगाए हुए हैं ताकि दुश्मन की तरफ से अगर कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसको पहले ही इसको एडवांस सेंसर के जरिए समझ लिया जाए और फिर उस पर अटैक किया जाए। तो ये कुछ अहम क्षमताओं से जो क्वालिटीज़ हैं उससे ये लैस है आईएनएस नीलगिरी स्टेल्थ फ्रिगेट। बढ़ते अगली स्लाइड की तरफ, ये देखिए इसका कि आज दूसरा जलावतरण किया गया वो है आईएनएस सूरत। ये डिस्ट्रॉयर है, ये इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण इसके जो क्वालिटीज़ है वो देखिए। ये P-15B एक परियोजना है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की, उसके तहत ये परियोजना का चौथा और अंतिम जहाज है। ये 4 इसके तहत बनाए जाने थे और ये चौथा और अंतिम जहाज है डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। दुनिया के सबसे बड़े विनाशकारी जहाज़ों में से एक है कि अगर इसके सामने कोई भी दुश्मन के जहाज आ गए तो पलक झपकते ही उसको यह खत्म कर सकता है। ये इस तरह की इसमें क्षमता है। इसमें स्वदेशी सामग्री देखिए 75%, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है कि अब तक चूंकि सरकार की ये कोशिश रही है पीएम मोदी की कि हम सब कुछ अपने ही देश के में जो सामान है उसका निर्माण करके इन तमाम चीज़ों में लगाएं, तो इसमें 75% स्वदेशी सामग्री का इसमें इस्तेमाल किया गया आईएनएस सूरत जो डिस्ट्रॉयर है। उसके बाद एडवांस नेटवर्क और एडवांस वेपन सेंसर पैकेज से भी लैस है। जैसा कि पहले था आईएनएस नीलगिरी, वैसे ही आईएनएस सूरत भी एडवांस नेटवर्क सिस्टम से भी और वेपन सेंसर पैकेज से भी ये डिस्ट्रॉयर लैस है। ये कुछ अहम खूबियां। अब हम बात करेंगे सबमरीन की।
आईएनएस वागशीर की ये सबमरीन, और इसके क्या कुछ खासियत है हम आपको बताते हैं। आईएनएस वागशीर ये सबमरीन है, पनडुब्बी है समुद्र के पानी के नीचे, और P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट कलवरी क्लास की ये छठी और आखिरी सबमरीन है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये P-75 प्रोजेक्ट और उसके तहत ये आखिरी सबमरीन। इसको बनाने में फ्रांस के नेवी ग्रुप की मदद ली गई है। फ्रांस के जो नेवी ग्रुप हैं उनके सहयोग से इस सबमरीन को बनाने की कोशिश की गई, उसको बनाया गया है। दुनिया की सबसे शान और वर्सेटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में से एक है। काफी वर्सेटाइल इसको कहा जा रहा है, दुनिया की सबसे शांत और वर्सेटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में से एक है। सबमरीन पनडुब्बी है। एंटी सरफेस वॉर और एंटी सबमरीन वॉर, वायर गाइडेड टॉर्पीडो, ये तमाम चीजें से लैस है ये सबमरीन। आप समझिए, एंटी सरफेस वॉर, एंटी सबमरीन वॉर और वायर गाइडेड टॉर्पीडो से ये तमाम चीजें लैस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण इसमें वो खूबियां हैं। और एंटी शिप मिसाइलों और एडवांस सोनार सिस्टम से भी लैस है। सोनार मतलब कि पानी के अंदर अगर ऐसी कोई चीजें आती हैं तो इसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये कुछ अहम हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से, चाहे वो नीलगिरी की बात हो, सूरत की बात हो या फिर वागशीर की बात हो, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन नौसेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और नौसेना की ताकत इससे काफ़ी बढ़ जाएगी। और हम जानते हैं कि नौसेना की ताकत, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि विरासत में भी भारत नेवी में बहुत ही एक मजबूत के तौर पर रहा है, और एक बार फिर से उस ताकत को हम पूरी दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सबके बीच भारतीय नौसेना की क्षमता को नई ताकत देते हुए प्रधानमंत्री ने 3 अग्रणी युद्धपोत, जैसा कि हमने आपको बताया, राष्ट्र को समर्पित किए। पीएम ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर का जलावतरण किया। रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में मजबूती और आत्मनिर्भरता की दिशा में इससे बहुत ज्यादा हमारी सेना को मदद मिलेगी। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में हुए जलावतरण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को राष्ट्र को समर्पित किया। P-15B गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा और अंतिम युद्धपोत आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है और यह अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज और उन्नत नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं से लैस है। यह पहला AI सक्षम भारतीय नौसैनिक जहाज भी है। जो इसमें रडार है वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है। जो इसकी मिसाइल है उसकी मार और उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। और 2 हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर सकता है, ट्विन हैंगर कैपेबिलिटी है, गैस टरबाइन से चलता है, तो एकदम से जितनी तेज़ गति से जा सकता है कोई जहाज़, उससे तेज़ गति से ये जाता है। जो ASW सिस्टम्स होते हैं इसमें पनडुब्बी के अगेंस्ट, वो भी बिल्कुल आधुनिक और नए हैं। P-70 ने स्टेल्थ फ्रिगेट परियोजना का पहला युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे बढ़ी हुई क्षमता, समुद्र में लंबे समय तक रहने तथा उन्नत सुविधाओं के साथ नौसेना में शामिल किया गया है। यह स्वदेशी फ्रिगेट की अगली पीढ़ी को दर्शाता है, जहाँ की स्टेल्थ फीचर्स जो हैं हमारे जहाज के, वो बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने ही डिज़ाइन किया इस जहाज़ को, और इनके चलते हमें बाहर समुंदर में पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। हमारा जहाज डिज़ाइन करने की, बनाने की और उसको चलाने की जो क्षमता है वो बहुत बहुत बढ़ चुकी है। P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी आईएनएस वागशीर पनडुब्बी निर्माण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता का प्रमाण है। इस डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बी में 18 टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइलों के साथ सटीक निर्देशित हथियारों का उपयोग करके पानी के अंदर या सतह पर एक ही समय में दुश्मन पर घातक हमला करने की क्षमता है। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन एंड सेंसर है। आज की दिन में जो वर्ल्ड के अंदर कन्वेंशनल सबमरीन्स ऑपरेट कर रही हैं, उसको एक कंपैरिजन में इसके वेपन एंड सेंसर ज़्यादा एडवांस्ड हैं। हम दुश्मन को ज़्यादा दूर तक डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको ज़्यादा दूर रेंज से एंगेज कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। 3
प्रमुख नौसैनिक लड़ाकू जहाजों का जलावतरण, रक्षा विनिर्माण और समुद्री सुरक्षा में ग्लोबल लीडर बनने के भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागशीर और आईएनएस सूरत, 3 पोतों का एक साथ जलावतरण करा के भारतीय नौसेना ने अपना लोहा मनवा लिया है। साथ ही भारत ने ये दिखा दिया है कि जहाज निर्माण क्षमता में भारत एक विश्व गुरु है। कैमरा पर्सन कपिल मस्के के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। तो इंडियन मैरीटाइम के लिए, भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कमोडोर अनिल जयसिंह जी हैं, रिटायर्ड, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन मैरीटाइम फाउंडेशन के। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सबसे पहले आपका पहली प्रतिक्रिया, आज का दिन किस तरह से आप देखते हैं भारतीय नौसेना के लिए, भारतीय रक्षा पंक्ति के लिहाज से आज का दिन कितना महत्वपूर्ण? जी हाँ, नमस्कार और धन्यवाद मुझे आपके प्रोग्राम में बुलाने के लिए। देखिए, ये जो आज का दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है कई तरीके से। पहली बात तो 3 बड़े जहाज, 3 जिनको मेजर्स कॉम्पिटेंट्स कहते हैं, एक साथ कमीशन हो रहे हैं। इसका मतलब ये हमारी शिप बिल्डिंग की जो क्षमता है, हमारे जो डिजाइनर्स की कैपेबिलिटी है, हमारी जो इंडस्ट्रियल स्किल्स हैं, उन सब के ऊपर, और नेवी की जो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हैं और ऑपरेशनल जो कैपेबिलिटी है, ये सब चीजें इसमें दर्शाई जाती हैं। क्योंकि बहुत कम नौसेनाएं हैं दुनिया में जो एक दिन में 3 बड़े जहाज, जो आईएनएस सूरत है वो 7,500 टन का डिस्ट्रॉयर है, हिंद महासागर में सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर यही हैं। और दुनिया के लीडिंग डिस्ट्रॉयर्स में आजकल ये प्रोजेक्ट 15 ब्रावो, प्रोजेक्ट 15 अल्फा माने जाते हैं। प्रोजेक्ट 17 अल्फा नीलगिरी फ्रिगेट है, पर ये बड़ी फ्रिगेट है, 5,000 टन के करीब डिस्प्लेस करती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका स्टेल्थ, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से समुद्र की जो सरफेस है उसको सर्वेल करना बहुत आसान हो गया है। सैटेलाइट्स हैं, आपके पास हवाई जहाज हैं, आपके पास यूएवीज हैं, आपके पास पनडुब्बियां हैं, आपके पास अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स हैं। ये सब एक जहाज को डिटेक्ट कर सकती हैं। तो जितना हम मुश्किल कर सकते हैं वो डिटेक्शन होना, उतना आपका जहाज शक्तिशाली होता जाता है। क्योंकि अगर दुश्मन को नहीं मालूम आप कहां हैं और आपको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब आपको वो एडवांटेज है कि आप दुश्मन के ऊपर पहले हमला कर सकते हैं। तो स्टेल्थ इसलिए बहुत जरूरी होता है। और स्टेल्थ कैपेबिलिटी जो प्रोजेक्ट 17 अल्फा की है, ये हमने अपने आप खुद इसका निर्माण इंडिया में किया है। ये नहीं है कि हमने कहीं से ये टेक्नोलॉजी बोरो की है। आजकल दुनिया ऐसी स्टेज पे है कि कोई किसी को टेक्नोलॉजी देने में बहुत हिचकिचाता है, आधुनिक टेक्नोलॉजी देने में कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से हर देश ने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। और भारत भी जब से आत्मनिर्भरता और इंडियनाइजेशन पे इतना जोर दिया गया है, मेरे ख्याल से हमने जो तरक्की की है पिछले कुछ सालों में, वो बहुत ही इंप्रेसिव है। कमोडोर अनिल, मेरा सवाल ये, अगला सवाल ये होगा कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही इस दौरान जब वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए, हम विस्तारवादी जो सिद्धांत है उसको बिलीव नहीं करते हैं। मेरा सिद्धांत, और भारत ने जो आज ये 3 नेवल शिप्स को उतारा है, इसका मतलब हम और सिर्फ विकासवाद को विस्तार देना चाहते हैं, ना कि विस्तारवादी सिद्धांत को। इसके बहुत बड़े मायने हैं, छुपी हुई बातें। कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, इंडिया की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है जिस आजकल, वो एक वो सागर कहते हैं उसको, सागर डॉक्ट्रिन। सागर एक एक्रोनिम है, वो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो भारत ने ये बड़ी क्लियरली आर्टिकुलेट किया है कि देखिए, हमारा कोई आक्रामक इरादा नहीं है। हम इंडियन ओशन को और इंडो पैसिफिक को फ्री एंड ओपन रखना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया की जो इकोनॉमिक तरक्की है वो समुद्र के थ्रू ही होगी। 90% ट्रेड दुनिया का समुद्र से जाता है। तो बहुत जरूरी है कि जो हमारे सागर और महासागर हैं उनमें इस ट्रेड को कोई खतरा ना हो। और भारतीय नौसेना ने अपनी एक रेपुटेशन बड़ी स्ट्रांग इस्टेब्लिश की है कि हम इस पूरी एरिया में, इंडो पैसिफिक में आजकल प्रेफर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइडर माने जाते हैं और फर्स्ट रिस्पॉन्डर माने जाते हैं। कोई भारतीय नौसेना को इस तरीके से नहीं दिखता कि हमारे ऊपर हमला होगा, ये आक्रामक होगा। वो हमारे को देखते हैं कि हमारी मदद करने के लिए हैं, इस एरिया को सेफ रखने के लिए। आपने देखा जब हूती वाले अटैक हो रहे थे रेड सी में, तो हमने कितना एंटी पायरेसी में इंडिया ने कितना एफर्ट किया था पिछले साल। 12 जहाज हमारे डिप्लॉयड थे वहां पे, और कितने जहाजों का इंश्योर किया कि ये बिना किसी हानि के, बिना किसी डैमेज के
सेफली इनको एस्कॉर्ट करके अपने अपने पोर्ट्स में जा सकें। क्योंकि बिल्कुल अगर आप आपको याद होगा कुछ साल पहले सुएज कैनाल में एक MV एवर गिवन फंस गया था। बिल्कुल उसकी वजह से सुएज कैनाल से 3 दिन तक जहाजों का आना जाना बंद हो गया था। बिल्कुल उसमें कोई आक्रमण नहीं था, कुछ नहीं था, बस फंस गया था क्योंकि इट रैन अग्राउंड। जी उस 3 दिन में ग्लोबल इकोनॉमी पे $30 बिलियन का नुकसान हुआ बहुत 3 ज्यादा दिन में। इम्पैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल तो आप सोचिए कि अगर जो हमारे समुद्र है अगर वो सेफ नहीं है ट्रेड के लिए और शिप्स के मूवमेंट के लिए, बिल्कुल तो ये कितना हमारे दुनिया के लिए हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल। तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा भी कमोडोर अनिल की ये जो आज जलावतरण हुआ है ये दुनिया को भी एक मैसेज है कि हम विस्तारवादी नहीं विकासवाद पे उस पर काम करते हैं, हमारा सिद्धांत है। और जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वो भी इन बातों को बहुत ही बारीकी से देख और समझ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भारत ने एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया है। तो उन तमाम देशों के लिए भी एक उम्मीद की किरण भारत की तरफ से। सर इस समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। कमोडोर अनिल जयसिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का भी लोकार्पण करेंगे। 12 साल तक चले निर्माण कार्य के बाद तैयार हुआ यह मंदिर 170 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और 9 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 15 जनवरी को नवी मुंबई के खारघर स्थित भव्य इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 12 सालों के निर्माण के बाद तैयार हुआ ये मंदिर 170 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इसे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर माना जा रहा है। ये मंदिर 9 एकड़ में फैला हुआ है और पूरी तरह सफेद संगमरमर से तैयार किया गया है। इस मंदिर का निर्माण इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन ने किया है। इस मंदिर में कई देवताओं के विग्रह के साथ एक वैदिक शिक्षा केंद्र, प्रस्तावित संग्रहालय और सभागार और उपचार केंद्र आदि शामिल है। इसका उद्देश्य वैदिक शिक्षाओं के माध्यम से सार्वभौमिक बंधुत्व, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना है। ये मंदिर नवी मुंबई के खारघर सेक्टर 23 में बनाया गया है। मंदिर के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी उपस्थित रहेंगे। Within this premise, we have one center that consists of, the big temple over here of Radha Shri Radha Madan Mohan Ji, Darbar of Shri Sitaram Lakshman Hanuman, Shri Gaur Nitai, and then we have the Dasavatar temple. And apart from that, we have a building where we have a Vedic college, the free of cost education we are providing, and then we are providing the Brahmachari Ashram, then Brahmacharini Ashram, then we have a Sannyas Ashram, and the wonderful Srila Prabhupada the founder Acharya's memorial over here. भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को 3D तस्वीरों में संगमरमर के कैनवास पर उकेरा गया है। मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस, सुंदर बगीचा और फव्वारे बनाए गए हैं। नौका उत्सव के लिए विशाल तालाब, वैदिक शिक्षा कॉलेज और लाइब्रेरी, विशाल प्रसादम हॉल, आयुर्वेदिक हीलिंग सेंटर, शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां भी बनाए गए हैं। मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को कलात्मक रूप में दर्शाया गया है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हुए हमले के बारे में बात करते हुए खारघर इस्कॉन मंदिर के ट्रस्टी और अध्यक्ष डॉक्टर सूरदास प्रभु ने कहा कि वो इस कायरतापूर्ण हमले की निंदा करते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के संबंध में भारत सरकार की नीतियों का भी समर्थन किया। The purpose of this center is also to make people happy by giving them the diversified Vedic culture like Bhagavad Gita, Bhagavatam, and other scriptures like Upanishad, Chaitanya Charitamrita, and other things are also taught. We like to pray to the Supreme Lord, let the Bangladeshis become, wonderful devotees. In fact, I just want to tell you very clearly, Bangladesh recently was on the top, export-oriented country, but now everything has declined. Why it is declining? Because they have not understood the mercy of brotherhood. ये मंदिर आध्यात्म का नया केंद्र बनेगा। यहाँ भक्त न केवल भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे, बल्कि अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान करने के लिए भी इस स्थान का सहारा लेंगे। शिशिर शेल्लार की रिपोर्ट, DD न्यूज, नवी मुंबई। और हमारे सहयोगी शिशिर शेल्लार इस वक्त ग्राउंड जीरो से ही मौजूद हैं। शिशिर, आपका बहुत बहुत स्वागत मिड डे प्राइम में। और सबसे पहले तो यही आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप किस्मत वाले हैं कि आप वहां पे मौजूद हैं और जो दृश्य मैं देख पा रहा था
मेरा भी मन कर रहा है कि मैं जाऊं और वहां के दर्शन करूं इस्कॉन मंदिर का। लेकिन जो भक्त वहां जाएंगे, चूंकि आज इसका लोकार्पण होगा प्रधानमंत्री की तरफ से और कल से भक्त दर्शन कर पाएंगे, क्या कुछ खूबियां, क्या कुछ इसमें बातें, और जैसा कि वहां कह रहे थे लोग, बाइट्स में हमने सुना कि जो वैदिक चीज़ें हैं, वैदिक जो टीचिंग्स हैं, उनको भी बताने की कोशिश यहाँ से की जाएगी जो लोग यहाँ पे आएंगे। बिल्कुल, देखिए ऐसे खास तौर पर मंदिर की बात करें तो तकरीबन 12 साल जो है लगे इस मंदिर के पूरा निर्माण होने के लिए, और अब 9 एकड़ में ये मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार है। आशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर जो है ये बनने वाला है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कई सारी विशेषता इस मंदिर में है। खासतौर पर अगर मंदिर की अगर बात करें तो आधुनिकता और साथ ही साथ परंपरा का समागम इस मंदिर में हम देख पाएंगे। जिस प्रकार से स्ट्रक्चर किया गया है पूरे मंदिर को, संगमरमर का पूरा ये मंदिर बनाया गया है। लेकिन इसकी खूबी अगर देखा जाए कि ये सिर्फ धर्म के बारे में बात नहीं करेगा, बल्कि ये वैदिक परंपराओं के बारे में बात करेगा और साथ ही साथ वैदिक शिक्षा भी प्रदान करेगा। मतलब मंदिर तो जाहिर सी बात है कि इसका लोकार्पण जरूर होगा, लेकिन मंदिर के साथ साथ इस मंदिर के आसपास जो पूरा परिसर है, इसमें वैदिक जो एक लाइब्रेरी बनाई गई है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे जिनको वैदिक कला सीखनी है, वो जो है इस लाइब्रेरी का उपयोग कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो है एक आश्रम बनाया गया है। खास तौर पर हम देख पा रहे हैं कि सन्यासी आश्रम है, साथ ही साथ वृद्धावस्था आश्रम भी यहाँ पर बनाया गया है। जो लोग यहाँ पर आके रहना चाहते हैं उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। खास तौर पर जिस प्रकार से हमने देखा कि इस्कॉन की एक परंपरा होती है कि रामकृष्ण का जप यहाँ पे हमेशा जो है गूंजता रहता है, ध्वनि हमेशा गूंजती रहती है। यहाँ पर उसका भी इंतज़ाम किया गया है। साथ ही साथ अगर आपको विशेष पूजा करानी है तो उसके लिए पूजा और हवन के लिए अलग से जो है यहाँ पर एक व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही साथ भगवान के नौका विहार के लिए भी जो है इस मंदिर में खास व्यवस्था की गई। तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पुरानी उन सभी परंपराओं को संजोया गया है और साथ ही साथ आधुनिकता का एक नया आयाम यहाँ पे हम मंदिर में देख पाएंगे। तो ऐसे में हज़ारों भाविक जो है यहाँ पर, हम कहते हैं कि हर रोज़ यहाँ पर जो है दर्शन लेने आएंगे। कल की अगर बात करें, चूँकि कल मकर संक्रांति का एक पावन पर्व था, तो ऐसे में हम देखें कि कई सारे श्रद्धालु जो है सिर्फ भारत से नहीं बल्कि विदेशों से भी कई श्रद्धालु इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे में इस्कॉन से जुड़े हुए जो श्रद्धालु हैं, उनके जो अनुयायी है, बड़ी तादाद में आज भी जो है इस्कॉन के इस टेम्पल में हाजिर है। प्रधानमंत्री जब इसका लोकार्पण करेंगे, इसके बाद ये मंदिर जो है दर्शन के लिए खोला जाएगा। तो ऐसे में सिर्फ इस्कॉन नहीं बल्कि हम देख पा रहे हैं कि इसके जो फॉलोवर्स है, इसके जो अनुयायी है, वो भी बड़ी तादाद में है। जाहिर सी बात, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि इस्कॉन ये सिर्फ भारत में ही, हालांकि अगर देखा जाए इसका विस्तार नहीं हुआ, बल्कि विदेशों में अनेक देशों में जो इसका विस्तार हो चुका है। तो ऐसे में कई विदेशी अनुयायी जो है इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, उनके भक्त है, उनके लिए भी यहाँ पर खासा जो है व्यवस्था की गई है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, हालांकि आज का अगर हम देखें, तकरीबन एक वक्त ऐसा हॉल उन्होंने बनाया, एक वक्त में अगर तकरीबन 1300 लोग जो है एक साथ पूजा पाठ कर पाएंगे। तो समझ सकते हैं कितनी भव्यता इस मंदिर की है। ठीक है शिशिर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री वहां पे जाएंगे, इसको लोकार्पित करेंगे और कल से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो वहां पे जाएंगे और दर्शन कर पाएंगे। 170 करोड़ की लागत से, आप सोचिए कितना पैसा, 170 करोड़ रुपए की लागत से बहुत ही दिव्य और भव्य इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया गया है। और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर के बाद वहां पे जाएंगे और इसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की बढ़ती मुश्किलों की। देखिए, गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और कहा था कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता और किंगपिन बताया था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल चार्जशीट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि चार्जशीट के संज्ञान लेने पर रोक लगाई जाए। तो अब इसके बाद से अरविंद केजरीवाल की कहा जा रहा है कि मुश्किलें बढ़ सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे कुछ ही देर में, अमरेंद्र। लेकिन आपको बता दें, जो खबर यही है कि शराब घोटाले से जुड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये अब गृह मंत्रालय ने जांच करने के लिए अनुमति दे दी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, अब ईडी को गृह मंत्रालय की तरफ से ये अनुमति मिल गई है कि इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, शराब घोटाले में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ था, उसके खिलाफ आप जांच कर सकते हैं। क्या ताज़ा अपडेट आपके पास?
देखिए असीम, जिस तरह से नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार एक्साइज नीति लाई थी और उस नीति के तहत उन्होंने शराब की दुकानों का आवंटन और यहाँ पे परिचालन की अनुमति दी थी, उसके बाद आपको याद होगा कि जुलाई 2022 में इस मामले में जो एलजी विनय कुमार सक्सेना है उन्होंने कुछ गड़बड़ियों की शिकायत की और इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दी। और उसके बाद ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ जो सीबीआई और ईडी के 2 मामले थे इस मामले में, उसमें 9 सम्मन जो है अरविंद केजरीवाल को दिए जाते हैं और उसके बाद सीबीआई जो है इनको गिरफ्तार करती है और 13 सितंबर 2024 को इस मामले में जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 156 दिन रिहा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिलती है और उसके बाद इस मामले की ट्रायल को शुरू करने का जो आवेदन है वो सीबीआई और ईडी की तरफ से जिस वक्त जमानत दी जा रही थी उस वक्त दिया गया। देखिए गौर करने वाली बात असीम यह है कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त जो है इनकी तरफ से यानी कि जो आरोपी पक्ष है जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता, ये चारों लोग आरोपी थे। इनकी तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जाती है जिसमें उसमें ये कहते हैं कि क्योंकि इनके पास अथॉरिटी नहीं है इसलिए इस मामले को वो ट्रायल आगे चला नहीं सकते। इसके बाद इनको जमानत दे दी जाती है और मैं आपको बताऊं कि 5 दिसंबर को सीबीआई ने जो है और ईडी ने माफ करेगा ईडी ने इस मामले में जो है एलजी विनय सक्सेना को पत्र लिखा और 11 जनवरी को एलजी विनय सक्सेना ने अपने पत्र में संस्तुति कर दी थी और आज जो है जो होम मिनिस्ट्री है क्योंकि वो वही अथॉरिटी है तो उसने इसमें इजाजत दे दी थी। तो इसके बाद जो है आम आदमी पार्टी की और खासकर कहें कि अरविंद केजरीवाल सहित जो तमाम जो 2 बड़े नेता जिसमें संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि शराब नीति का जो पूरा मामला है ये एक बड़ा गेम था। जिस तरह से लगातार आपने देखा कि 2021 में जब ये पॉलिसी लॉन्च होती है और उसके बाद से लेके आज 24 तक 13 सितंबर 2024 में 156 दिन ये जेल में रहते हैं। संजय सिंह 181 दिन रहते हैं और सबसे ज्यादा मनीष सिसोदिया जो इस मामले में 551 दिन जेल में रह के और इस मामले की जो एक तार जो साउथ वाला जा रहा था उसमें के कविता का रोल बहुत बड़ा था क्योंकि पूरे जो नेक्सस है उसको ऑपरेट वो साउथ गैंग कर रहा था। तो इस मामले में जो पैसे का लेन देन है और बाकी चीजें हैं क्योंकि जो सीबीआई ने और जो ईडी ने जो भी अपने सबूत थे अब उनको ट्रायल कोर्ट में पेश करना है क्योंकि जब मामला होता है तो उस वक्त गिरफ्तारी के बाद इस मामले को ट्रायल कोर्ट में जाना होता है और ट्रायल कोर्ट में जाने के लिए एक परमिशन की जरूरत होती है जो एमएचए ने प्रॉपर परमिशन दे दी है क्योंकि जिस वक्त ये मामला प्रकाश में आया था उस वक्त ये दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और एज ए पब्लिक सर्वेंट एज ए सीएम होते हुए इस तरह के जो ट्रायल कोर्ट की परमिशन लेना आवश्यक होता है। इसलिए इस मामले में 2 मामले मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये मामला है ईडी का और सीबीआई का जो मामला है, सीबीआई मामले में पहले ही एमएचए उनको परमिशन दे चुका है और ईडी के मामले में यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब परमिशन मिलने के बाद कहीं ना कहीं मुश्किलें इनके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि जिस तरह से अगर आप देखें पूरे नेक्सस को तो दिल्ली में जो आरोप है कि पिछले 10 सालों में अगर सबसे बड़ा अगर कोई घोटाला है तो वो शराब का घोटाला उसके किंगपिन यानी कि मास्टरमाइंड जो है अरविंद केजरीवाल है। तो इस मामले में खासी मुश्किलें न सिर्फ अरविंद केजरीवाल तो गृह मंत्रालय की तरफ से अनुमति मिल गई है, इजाजत मिल गई है ईडी को कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो पीएमएलए का जो सारा मामला है शराब के घोटाले से उसको अब जांच में आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, दूसरी अहम खबरों की तरफ चलें तो मालवीय नगर विधानसभा सीट से हम इस खबर पे जाएंगे कि किस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। यस। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। मालवीय नगर विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती और कांग्रेस से जितेंद्र कुमार कोचर उम्मीदवार हैं।
वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनका मुकाबला आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के साथ है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें कि प्रवेश वर्मा अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। नई दिल्ली सीट से ये भाजपा के उम्मीदवार हैं प्रवेश वर्मा। और नई दिल्ली सीट पर सियासी घमासान तेज हो गया है। दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी बताए कि उनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। उन्होंने कहा कि आतिशी को टेम्पररी मुख्यमंत्री बताया गया है। जो हम लोगों ने बार बार कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो किसको बनाओगे आप? केवल एक आपने पर्दा डाल दिया है। पर्दे में आप भ्रम में रख रहे हो लोगों को कि हम लाएंगे केजरीवाल को लाएंगे किस चीज के लिए? जैसे मैंने कहा, और कोई बन नहीं सकता, आप बन नहीं सकते, नाम आप देना नहीं चाहते, तो इस मुगालते में वो सबको रखना चाहते हैं। सवाल उठेगा और सवाल उठने लगा है कि केजरीवाल की पार्टी का, आम आदमी पार्टी का कौन सीएम कैंडिडेट है। और वहीं संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के मुद्दे पर कभी कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल विकास के किसी भी विषय पर चर्चा करने को राजी नहीं है। कोई माने या ना माने, सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती आज हवा की पोल्यूशन है। देखिए बाहर क्या बुरा हाल है। एक शब्द नहीं बोला केजरीवाल ने, एक शब्द नहीं बोला विकास के एक भी मुद्दे पे। ना ये चर्चा करने को राजी हैं, ना चाहते हैं कि उसकी चर्चा हो। और दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हमारे कुछ साथी, हमारे साथ दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ सियासी चीजें चल रही है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं धीरज जुड़ चुके हैं और साथ साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र भी जुड़ चुके हैं। धीरज, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आज का दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तमाम, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, हर कोई नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। क्या कुछ चुनावी गतिविधियां इस वक्त दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल आज की जो तारीख है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो तीनों पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं आज नामांकन के लिए मैदान में उतरे हैं। और सुबह से जो कई जो नामांकन मुझे जाने का मौका मिला, तो उसमें हमने देखा कि जो तमाम उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके हाथ में उनके समर्थकों के पार्टियों के बैनर हैं, झंडे हैं, नाच हैं, गाने हैं। तो एक तरीके से उत्साह और उमंग जो दिल्ली की जो सड़कों पे वो देखने को हमें मिल रहा है। और इस वक्त सुबह सुबह हमने जो बीजेपी के जो विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता, उनका हमने जाके नामांकन देखा। तो जिस तरीके से जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उसमें शामिल हुए थे, और लोगों का उत्साह, लोगों का जो एक उम्मीद, जो एक उम्मीद एक नए विधायक के रूप में कि फिर से वो आएंगे और जो यहाँ की जो चुनौतियाँ हैं जनता की, उसको वो खत्म करेंगे। खासतौर से जो बीते सालों में जिस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास किया है, तो उसको देखते हुए एक उत्साह और एक उमंग का जो स्वरूप है हमें देखने को मिला। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी के आज 13 प्रत्याशियों का नामांकन है, जिसमें कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय हैं, उनका भी आज नामांकन है। जो गहलोत जो आम आदमी पार्टी छोड़कर जो भी आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उनका आज नामांकन है। उसी प्रकार से कालकाजी से आज हमने रमेश बिधूरी का भी आज नामांकन है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनका भी आज नामांकन है। आम आदमी पार्टी के पूर्व संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज अपना नामांकन दर्ज कराया है। तो आज का ये जो दिन है वो दिन काफी महत्वपूर्ण है। और लोग अपने जनता के साथ, अपने समर्थकों के साथ इस उम्मीद में कि वो उनको चुनेंगे, आज अपना नामांकन पत्र दायर करने के लिए गंतव्य स्थल तक पहुंच रहे हैं। अब हम रुक करेंगे अमरेंद्र का। अमरेंद्र, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया कि भाई बताइए, आप तो बाकी लोगों से पूछते हैं, आप खुद बताइए कि आपके सीएम के चेहरे कौन होंगे? देखिए असीम, जिस तरह से अभी आपने और धीरज ने कहा कि आज का दिन तमाम उन राजनीतिक पार्टियों के लिए एक न सिर्फ
ताकत दिखाने का मौका था, बल्कि लगातार जो दिल्ली का राजनीतिक दंगल है उसमें गति भी देखने को मिली। एक तरफ जहां सभी पार्टियों ने नामांकन किया और अभी नामांकन जारी है, 10 जनवरी से 17 जनवरी तक नामांकन की आखिरी तारीख 17 जनवरी है और 20 जनवरी तक नामांकन वापस लेने की तारीख है। तो ये जो ये मौका है, सभी पार्टियां जो हैं चुनाव मैदान में जब जा रही हैं तो जनता के बीच में अपनी न सिर्फ ताकत दिखा रही है बल्कि उनसे उम्मीद कर रही हैं कि वो उनके समर्थन में मौका दे। लेकिन जिस तरह से लगातार अगर आप देखें, कल अरविंद केजरीवाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो बाकायदा राहुल गांधी के मुद्दे पर जब उनसे सवाल किया जाता है तो उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी बचाने आया है और हम देश बचाने आए। और इसके बाद जब राहुल गांधी की तरफ से जो बयान आता है और खासकर कांग्रेस की जब तरफ से जो बयान आता है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जिस तरह का चुनावी गणित है वो जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होने की संभावना जता रहा है। और देखिए, अगर मुकाबला त्रिकोणीय होता है असीम, तो सबसे ज्यादा जो अगर इसमें नुकसान होगा वो नुकसान है दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को, क्योंकि जो वोटर्स है, जो वोट मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वोट कट रहे हैं वो उसका फैक्टर नजर आएगा और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा जो 10 साल के नाकामी के मुद्दे हैं इस सरकार के, वो भी जनता के बीच में है। तो हर पार्टी अपने हिसाब से अपने मुद्दों के साथ है, लेकिन रोचक मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। समय इतना ही है। अमरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, धीरज आपका भी, और अमरेंद्र, आप दोनों ही सहयोगियों का इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाने का। तो जैसा कि हमारे सहयोगी कह रहे थे कि बहुत ही इस बार का दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का जो एक फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में जनता के हवाले से ये कहा जा रहा है कि बहुत से लोग नाराज हैं उनकी नीतियों को लेकर, आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर। लेकिन जैसा कि कांग्रेस ने कहा कि हम ये पूछना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी से कि भाई आप बताएं आपका चेहरा कौन होगा, सीएम का चेहरा कौन होगा, आप तो बाकियों से पूछते रहते हैं। फिलहाल हम बढ़ेंगे दूसरी अहम खबर की तरफ। भाजपा के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने शराब घोटाले पर आज एक पोस्टर जारी किया है जिसमें आप नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर निशाना साधा गया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2026 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया। उन्होंने कहा कि कौन सी मजबूरी थी कि सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में नहीं लाया गया। दिल्ली के महाठग और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2026 करोड़ का शराब घोटाला किया है। और जब ये सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करना था तो आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ कांपने शुरू हो गए। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? क्या जुर्म है जिसको छिपा रहे हो? लाख छिपाओ छिप ना सकेगा, आपका घोटालों का पाप है ये गहरा। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन कर दिया है। सोनिया गांधी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस के नए मुख्यालय का पता है इंदिरा गांधी भवन, 9A कोटला रोड। इस कार्यालय का नाम इंदिरा भवन रखा गया है। हालांकि उद्घाटन से पहले वहां सरदार मनमोहन सिंह भवन के पोस्टर से एक नया विवाद भी छिड़ गया। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी पर मनमोहन सिंह के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर कहा कि जब देश उनके निधन पर शोक मना रहा था, राहुल गांधी ने वियतनाम की यात्रा करने का फैसला किया। इसके अलावा कोई भी कांग्रेस प्रतिनिधि उनकी अस्थियां लेने के लिए आगे नहीं आया। अमित मालवीय ने कहा कि उनके नाम पर इमारत का नाम रखना उनकी विरासत का सम्मान करना होगा। और वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि नए मुख्यालय के नाम पर भी कांग्रेस पार्टी परिवारवाद ही कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपमानित करने का काम करती है। देखिए, नए हेडक्वार्टर के नाम में भी कांग्रेस पार्टी फैमिली फर्स्ट की भावना रखती है और कैसे सिख समाज का, खास करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान करती है, इसका एक और परिचय। कुछ कर्मठ कांग्रेसियों ने पोस्टर लगाया है कि जो नया हेडक्वार्टर आज उसका उद्घाटन हो रहा है कांग्रेस का, उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा जाए। कांग्रेस पार्टी ने तो लगातार उनके स्मृति स्मारक पर सियासत करने का काम किया है। साल 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत के बाद से 2024 तक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
पिछले 9 वर्षों में भारत में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या 400 से बढ़कर 1,57,000 से अधिक हो गई है। देश में पिछले 9 वर्षों में यूनिकॉर्न की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है, जो कि 2016 में 8 से बढ़कर अब 118 हो गए हैं। यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर या इससे अधिक का होता है। स्टार्टअप से जुड़े युवा उद्यमियों का कहना है कि उनके विकास में केंद्र सरकार का खासा योगदान रहा है। As a global startup hub, thanks to the government's proactive initiatives. Programs like Startup India, simplified compliance processes, and robust funding opportunities have fostered a thriving entrepreneurial ecosystem. The government's emphasis on R&D and innovation with grants, tax benefits, and incubator support has created fertile ground for startups like Combits to innovate and scale. At Combits, we have benefited immensely from this ecosystem, leveraging resources to revolutionize the eSIM market, making connectivity seamless and affordable. What's remarkable is how India's startup culture and entrepreneurship both accessible and inspiring. With abundant mentorship, co-working spaces, and investor confidence, aspiring entrepreneurs are empowered to transform ideas into businesses. This culture is just not about startup, is about reshaping India's economy and is inspiring a generation of risk takers. India is indeed a land of opportunities where dreams are nurtured, innovations are thrive, and businesses like Combits find their wings. The Honourable Government's efforts to enhance the ease of doing business, such as single window clearances and reduced compliance burdens, have been transformative. What makes this ecosystem stand out is its ability to create and scale innovative solutions for diverse and complex challenges, including connectivity, affordable healthcare, and financial inclusion. India's entrepreneurial ecosystem plays a pivotal role in driving the country's economic growth by fostering innovation, creating jobs, and attracting investment. Our Honorable Prime Minister's vision of Viksit Bharat has catalyzed this growth. Programs like Digital India, Make in India, and Skill India have created an ecosystem where innovation can thrive. मैं मोदी सरकार को काफ़ी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्टार्टअप इंडिया के हम व्यापारियों का बहुत सहयोग किया है और हम सब अपना व्यापार बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं और उम्मीद है कि इस तरह की जो सरकार की स्कीम्स हैं वो आगे आती रहेंगी। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हम कुछ दिन में हाई स्पीड ट्रेन चलाने वाले हैं एक रूट पर, हो सकता है ये बहुत जल्दी ही मल्टी रूट पर शुरू हो जाएं। Very much thankful to the Prime Minister Modi, to the Government of India to start such a powerful initiative. Now, a startup has its meaning in the country and startups are getting the chances in the country. And that's why this Startup Day, this National Startup Day is really important for us. To celebrate that impact, to celebrate that remarkable journey which we had in the last 9 years, from growing to a team of 4 people to growing to a team of 120 people, from growing to a revenue of 1,000 rupees to growing to a revenue of a $3 million kind of ARR kind of a revenue, just as a Series A kind of a company, and having EBITDA positive kind of a revenue. तो देश में स्टार्टअप्स की जो क्रांति है वो हो रही है। बीते 9 वर्षों में आपने सुना तमाम जो स्टार्टअप से जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि किस तरह से जो इसकी संख्या जो है वो बढ़ी है। लेकिन इस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस गौरव भाटिया कर रहे हैं, आइए सीधे रुक करते हैं। खुद इन्होंने स्वीकारा कि 3 वादे, यमुना को साफ करूंगा, मैं नहीं कर पाया, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। दूसरा मुद्दा, इन्होंने कहा रोड को हम यूरोप की तरह बना देंगे, इन्होंने कहा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाया। तीसरा, इन्होंने कहा हर घर में नल में जल आएगा और वो पीने लायक होगा। तमाम चैनल आप लोग, मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, दिखा रहे हैं किस तरह से नीले पानी का, लाल पानी का, काले पानी का जल आ रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल जी खुद पी लें तो बीमार पड़ जाएं। उन्होंने स्वीकारा मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब हमने पूछा, आपने कहा 20 कॉलेज बनाएंगे, वो 20 कॉलेज की सूची बता दो, नहीं बताई। घोटाला जरूर कर दिया। हमने कहा, आपने कहा 20 अस्पताल बड़े बनाएंगे, उसके बारे में बता दो, नहीं बताया। लोगों ने कहा 15 लाख सीसीटीवी, नहीं बता रहे। ऐसे तमाम वादे हैं, लेकिन ध्यान कैसे भटकाते हैं ये देखिए। 6 तारीख को इनकी प्रेस वार्ता और उसके बाद इनका एक्स पे पोस्ट,
मुद्दा ध्यान भटकाने का कह रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आपके कुछ नेताओं पर रेड होगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया जी के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड होगी। यह पहला मुद्दा, भटकाने का काम किया। आज पूछा जाएगा भाई, आज 15 तारीख है, 10 दिन हो गए, क्या हुआ है? देखा आपने इनकी राजनीति। अब दूसरा आइए, जिस पे मैं आज बड़ी प्रमुखता से कुछ सवाल करूंगा और उम्मीद करूंगा जो अरविंद केजरीवाल घबरा जाते हैं, जनता के उत्तर देने में सक्षम नहीं है, जिनकी पुरानी राजनीति आप याद करिए, भ्रष्टाचार को समाप्त कर दूंगा, भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए, वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा, तो अपने लिए शीश महल बना लिया। जिनकी टोपी मैं हूं आम आदमी गायब हो गई, मफलर गायब हो गया, वैगनआर गायब हो गई। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये इनका दूसरा ध्यान भटकाऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर इसका नाम दिया जाए, ध्यान भटकाऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो जनता के मुद्दे हैं उस पर कभी चर्चा ही ना हो पाए। ये 11 तारीख को इन्होंने एक और प्रेस वार्ता करके कहा, और ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा घोषित करने जा रही है। तो ध्यान भटकाने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक और विवादित बयान सामने आया है। जी हां, उन्होंने कहा कि पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन करते हुए राहुल गांधी ने न केवल भाजपा पर निशाना साधा, बल्कि ये भी कह दिया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सिर्फ भाजपा से ही नहीं बल्कि भारतीय राज्य से भी लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा की तरह हमारी विचारधारा भी हजारों साल पुरानी है और ये हजारों सालों से आरएसएस की विचारधारा से लड़ रही है। ऐसा मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। अगर आप मानते हैं कि हम भाजपा या आरएसएस नामक राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं तो आप समझ नहीं पाए हैं कि क्या हो रहा है। भाजपा और आरएसएस ने हमारे देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्यों से भी लड़ रहे हैं। तो ये इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर राहुल गांधी के हवाले से। इंदिरा भवन के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने एक और विवादित बयान दिया है, जिसमें कि आरएसएस और तमाम बातों पर उन्होंने कहा। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आइए आपको सुनाते हैं। Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. तो बहुत ही विवादित बयान की आरएसएस और बीजेपी ने देश के जितने भी अहम संस्थान हैं उन पे उन्होंने कब्जा कर लिया। और न सिर्फ मेरी लड़ाई, कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस आरएसएस से है, बल्कि उन तमाम संस्थान जिसमें उन्होंने कब्जा कर लिया है। भारतीय इंडियन स्टेट वर्ड का उन्होंने यूज किया, हम उसके खिलाफ लड़ते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, एक और विवादित बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से कैसे समझाया जाए? ये कह रहे हैं कि हर संस्थान पर बीजेपी और आरएसएस ने कब्जा कर लिया है और उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई न सिर्फ इन दोनों से है बल्कि इंडियन स्टेट के साथ भी है। राहुल गांधी ने आज जब बोलना शुरू किया, और खासकर आप देखेंगे कि आज की जो उनका कार्यक्रम था, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था, उसमें कोई भी मीडिया वालों को एंट्री नहीं दिया गया था।
एक्सेप्ट एक आध चैनल्स को छोड़ करके, वो भी कंफर्म नहीं किया जा सकता है। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संबोधित किया, उन्होंने भी मोहन भागवत जो सरसंघ चालक हैं उन पर निशाना साधा। और उसके बाद जब राहुल गांधी की बारी आई तो राहुल गांधी ने भी लगातार मोहन भागवत के स्टेटमेंट्स पर वो लगातार बोलते रहे। इसके अलावा जैसे कि आपने सुना कि संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है, लेकिन एक जो चीज जो संविधान बचाने की मुहिम को लेकर पूरे देश में वो घूम रहे हैं, अगले सप्ताह उनको पटना भी जाना है इसी संविधान बचाओ रैली को लेकर के। तो जिस संविधान की वो बात करते हैं, इंडियन स्टेट का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं होता है। इंडियन स्टेट का मतलब होता है सरकार, और सरकार का मतलब होता है कि वो सरकार जो चुनी जाती है जनता के मैंडेट से, और उस जनता के मैंडेट से चुनी गई सरकार, उसको आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नहीं कह सकते हैं। तो आपने एक तरीके से पूरे देश को ही चुनौती दी डाली। आपने पिछली बार भी देखा होगा कि अपने एक संबोधन में उन्होंने सिख कम्युनिटी के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे थे। उसके बाद काफी बवाल हुआ था पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश विदेश के जो सिख कम्युनिटी थी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। तो ये एक और जो उनके विवादित बोल हैं उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है। और इसको लेकर के जब कांग्रेस के नेताओं से हमने पूछा वहां पर, तो वो डिफेंड करते हुए नजर आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट वर्ड का यूज नहीं किया है। लेकिन आपने खुद सुना कि किस तरीके से राहुल गांधी ने अपने संबोधन में स्टेट शब्द का यूज किया है। तो किस तरीके से, मतलब आप कैसे कहते हैं कि मैं संविधान बचाने निकला हूं, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, और आप खुद धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान का। आप उस स्टेट के खिलाफ बोल रहे हैं जो जिसको जनता चुन के वहां पर भेजी, जनता के मैंडेट से किसी की भी सरकार बनती है। बिल्कुल आलोक, और जब इंडियन स्टेट वर्ड का यूज होता है, हम सभी जानते हैं, हम सभी ने संविधान पढ़ा है, इंडियन स्टेट मतलब भारत। आप भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर राहुल गांधी ऐसी बातें कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी, उसको बीजेपी पर हमला करते हुए, आप इन दोनों के अलावा आप सीधे भारत, इंडियन स्टेट, हम जानते हैं कि इसको कहा जाता है स्टेट के तौर पर, एक देश के तौर पर। स्टेट मतलब राज्य नहीं, स्टेट मतलब एक देश हुआ। भारत की पूरी जियोग्राफी उसमें शामिल है। आप उसके खिलाफ क्या लड़ रहे हैं? क्या आपकी विचारधारा भारत के खिलाफ है, भारत के अस्तित्व के खिलाफ है? क्या इसका ये मायने निकाला जाए? देखिए, पॉलिटिकल जो राइवलरी होती है वो अपनी जगह पे होती है। आप राजनीतिक, जब राइवलरी होती है, राजनीतिक विरोध होता है, तो आप पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, व्यक्ति के खिलाफ बोलते हैं, किसी पर्सनालिटी के खिलाफ बोलते हैं, चलता है। यह डेमोक्रेसी, और इसमें आपको अधिकार है कि आप आलोचना कर सके। अगर विपक्ष के नेता हैं या विपक्ष में हैं तो आप सत्ता पक्ष की आलोचना कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का बयान है, एक छोटा सा एक सेंटेंस का बयान है वो, जहां पर उन्होंने स्टेट वर्ड का यूज किया है, और ये छोटा सा बयान इतना विध्वंसकारी है, ये आप आने वाली पीढ़ी को आप क्या सीख दे रहे हैं? इस पर सफाई देनी होगी राहुल गांधी को भी। बिल्कुल, और आप एलओपी संवैधानिक पोस्ट है, कोई आम आदमी नहीं बोल रहा है। भारत समय इतना ही है आलोक, समय इतना। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए, कुमार आलोक। बढ़ेंगे आगे। भाजपा नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गलत बयानबाजी का आरोप लगाते हुए अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अब और छिपाया नहीं जा रहा, कांग्रेस का घिनौना सच अब उनके ही नेता ने उजागर कर दिया है। मैं राहुल गांधी को ये स्पष्ट रूप से कहने के लिए प्रशंसा करता हूं कि देश क्या जानता है, वो भारतीय राज्यों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब ये किसी से छिपा नहीं है कि राहुल गांधी और उनके संगठन का नक्सलियों और डीप स्टेट के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो भारत को बदनाम करना, नीचा दिखाना और बदनाम करना चाहते हैं। उनकी बार बार की हरकतों ने भी इस विश्वास को मजबूत किया है। उन्होंने जो कुछ भी किया या कहा है वो भारत को तोड़ने और हमारे समाज को विभाजित करने की दिशा में है। तो इसके साथ ही मीडिया प्राइम के आज के संग बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।